हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट द्वारा आयोजित 2022 की परीक्षा के पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज का जो पेपर है वह 16/10/2022 को आयोजित हुआ था द्वितीय पाली में। तो आइए चलिए इस प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का एक बंदरगाह है लोथल। प्रश्न नंबर 2 है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो इसका आंसर है अहिंसा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला था जो वंश था वो खिलजी वंश था। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया है। तो किस आधार पर कब्जे में लिया। तो इसका उत्तर है राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही उत्तर है सिपाहियों के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 7 है, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो खिलाफत कमेटी का कब गठन किया गया था। तो खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में किया गया था। प्रश्न नंबर 9 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 6। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता में चलाया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है गुरु शिखर। प्रश्न नंबर 12 है, ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। तो उसे लू कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। तो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसके आधार पर भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान सीतापुर में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। इसका सही उत्तर है कंचनजंगा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। प्रश्न नंबर 16 है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के मॉडल के रूप में देखा जाता है। तो किस विकास के मॉडल के रूप में देखा जाता है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मॉडल के रूप में। प्रश्न नंबर 17 है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो कम से कम 51% पूंजी सरकार के अधिकार में होनी चाहिए, तब वह कंपनी सरकारी कंपनी रहती है। प्रश्न नंबर 18 है, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। तो हॉलमार्क लोगों का उपयोग जेवर के लिए होता है, ज्वेलरी के लिए। प्रश्न नंबर 19 है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो नाबार्ड जो होती है कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए एक संस्था है। प्रश्न नंबर 20 है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है विदेशी मुद्रा भंडार में संकट को ध्यान में रखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो धन विधेयक को परिभाषित आर्टिकल 110 करता है। प्रश्न नंबर 22 है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन से आदर्श हैं। तो इसका सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उपयोग राज्य द्वारा नीतियों के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 क में उल्लेखित किया गया है संविधान के। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 25 है,
निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की सही आयु है 65 वर्ष। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो सफ़ेद रंग जो है वो इंद्रधनुष के रंग में नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है। प्रश्न नंबर 28 है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। प्रश्न नंबर 29, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन होल का संबंध सप्ताह मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी से है। प्रश्न नंबर 30 है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपने पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न नंबर 31 है, एक ब्रैकेट में 6.25 माइनस 2.23 इंटू दूसरे ब्रैकेट में 3.35 माइनस 2.23 ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर प्लस, फिर एक ब्रैकेट में 0.0016 माइनस 2.987। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो इसको पहले हल करेंगे तो 6.25 माइनस 2.23 में से जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4.02। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई, इसके बाद 3.35 में से 2.23 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 1.12। इसके बाद फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस कर देंगे ब्रैकेट, ये यहाँ पे जब इसको हल माइनस करेंगे 0.0016 में से 2.987 माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस 2.9854। इसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5024, और ये प्लस है, ये अंदर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 2.9854। इसके बाद जब इसको माइनस करेंगे दोनों को तो ये बचेगा 1.517, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1.517। अगला प्रश्न है, किसी किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है? तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं किसान विकास पत्र में मनोज की बचत है के, तो बचत का 1/3 हिस्सा यानी कि k/3 यह बराबर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के। तो मान लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसका बचत है p, तो उसके आधे के बराबर है, तो p का आधे के बराबर हो जाएगा ये k/3 इक्वल टू p/2, या इसको रेशियो जब निकालेंगे k/p तो ये आ जाएगा 3 इधर चला जाएगा, 2/2 हो जाएगा 3/2 अर्थात 3:2। तो k/p में आ गया रेशियो 3:2 का। अब दिया हुआ है कि यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है, अर्थात कुल बचत उसकी ये हुई 3:2 है, तो कुल बचत इसकी हो जाएगी 3 + 2 = 5। 5 उसकी कुल बचत हो गई, तो ये है 1,50,000 के बराबर। और फिर दिया है कि उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये है तो इसकी बचत है 2, तो 5 बराबर, जब 1,50,000 है तो 2 बराबर निकालेंगे तो 1,50,000 बट्टा 5 × 2, जब इसको हल करेंगे तो इसको काटेंगे 30 आ जाएगा, 30,000 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60,000। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, तो उसके बाद अगली 6 संख्याएं हो जाएंगी x+1, एक x हो गई, फिर करेंगे x+1 दूसरी हो जाएगी, तीसरी x+2 हो जाएगी, चौथी x+3 हो जाएगी, पाँचवीं x+4 हो जाएगी, छठी x+5 हो जाएगी और सातवीं x+6 हो जाएगी। और दिया हुआ है कि इन सभी संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल 7 संख्याएं हैं, तो बट्टा 7 = 20 दिया हुआ है। तब इसको हम लोग ऐड करेंगे x + x + x + x + x + x + x, ये टोटल 7 बार है, तो ये हो जाएगा 7x +
इसको ऐड कर देंगे 1 + 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और ये 7 इधर चला जाएगा बराबर ये हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 140। इसके बाद 7x बराबर 140 में से 21 माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 119। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 119 में 7 से भाग दे देंगे तो 17। तो x बराबर 17। तो हमसे पूछ रहा है इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या x है और सबसे लास्ट में जो है वही सबसे बड़ी संख्या होगी क्योंकि x + 6 है, इसमें सबसे अधिक है। तो x + 6 कर देंगे सबसे बड़ी संख्या, तो x बराबर 17 है, उसमें +6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 23। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 23 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, सरल कीजिए 76 + 84 का होल स्क्वायर -76 - 84 का होल स्क्वायर अपान 76 × 84। इसको हल करने के लिए इसको अगर a मान लें ये b मान लें तो ये हो जाएगा a² - b²। तो इसका फार्मूला हो जाता है एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b। तो उसी तरह इसको एक्सपेंड करेंगे, एक ब्रैकेट में a + b हो जाएगा तो एक में है 76 + 84 प्लस हो जाएगा b की जगह 76 - 84, ये एक ब्रैकेट में हो गया और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 76 + 84 और यहाँ पे माइनस है तो जब यहाँ पे माइनस जाएगा तो ये -76 हो जाएगा + 84 हो जाएगा। पूरे का बटा है 76 × 84। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -84 + 84 कैंसिल हो जाएगा, -76 + 76 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 76 + 76। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 76 2 × 76, ये फिर मल्टीप्लाई है, यहाँ से ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो यहाँ पे 84 + 84 है तो ये हो जाएगा 2 × 84, ये पूरे का बटा 76 × 84। 76 76 कैंसिल, 84 से 84 कैंसिल, 2 × 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 35 है, √9 + 4 √ 5 को हल करना है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे 9 को 2 भागों में बांट देंगे, एक 4 + 5 कर देंगे प्लस 4 √5 कर देंगे। इसके बाद ये 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये जो 4 है इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × √5। तो ये हम देखेंगे अगर इसको a मान लें इसको b मान लें तो ये 2 × a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो इससे अब बन जाता है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे इसको जब लिखेंगे 2 + √5 का होल स्क्वायर, जब ये स्क्वायर है और ये रूट है तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर इसका हट जाएगा तो ये बच जाएगा 2 + √5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 + √5। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 है, धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का संधि विच्छेद हो जाएगा धरा + ईश। फिर है समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, तो एक अली का अर्थ होता है भंवरा और एक अली का अर्थ होता है सखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भंवरा सखी। फिर है प्रश्न नंबर 38, नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर होता है। प्रश्न नंबर 39 है, सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। प्रश्न नंबर 40 है, कोल्हू का बैल होना का अर्थ है, तो कोल्हू का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। अब आगे है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 41 और 42 का आंसर देना है इस पैसेज को पढ़ के। तो पैसेज पढ़ते हैं, गोइंग टू एन ऑल बॉयज़ हाई स्कूल वाज नो फन। जोस पेरेंट थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सेंड हिम there instead of a public school because he would get distracted by girls, as his mom would say. Once during his 3rd year, Joe begged his mom to let him go to public school. I just want to be normal, he would tell her. I want to meet girls, I don't want to be weird.
but his words always fell on deaf ears. Mom always said that Joe had plenty of time to go on dates after high school and that he needed to concentrate on his schoolwork. This usually made him very sad, but like a good kid, Joe just nodded his head and went on his studies. That all changed one day when Joe met Carmen, who lived just 2 blocks away from him. One day he ran into her at the market by chance. They had gone to kindergarten together. They were also of the same age. She was in Joe's class and she remembered Joe too. After about 2 weeks they were going steady. Joe was so happy but had to hide his relationship from his parents, which was okay because Carmen was hiding him from her family too. Are you kidding me? Carmen said. They would kill me if they knew I had a boyfriend. Everything was going great for a time, but Joe's mom was right. His grades started slipping and he soon was on academic probation because he was spending too much of his free time with Carmen. She also dropped a grade or two. As a result, both of them had to go to summer school to improve their grades. But Joe didn't care. He was in love and that was all that mattered at the time. Much later, he came to realize his mom was right. अब इसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 41 है, जोज मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स। प्रश्न नंबर 42 है, वेयर डिड जो मीट कार्मेन। तो जो मीट कार्मेन इन द मार्केट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्केट। प्रश्न नंबर 43 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम रैंडम। रैंडम का सिनोनिम बताना है। तो रैंडम का सिनोनिम होता है एक्सीडेंटल। क्वेश्चन नंबर 44 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का एंटोनिम होता है अगली। क्वेश्चन नंबर 45 है, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। तो इसका आंसर होगा एलर्जी। क्वेश्चन नंबर 46 है, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है। तो फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, ये मान लीजिए हार्दिक है। हार्दिक फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि इनके इकलौते भाई का पुत्र, फाल्गुनी के इकलौते भाई का पुत्र, ये इसका भाई हुआ, भाई का पुत्र, इनका पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ये भाई का पुत्र इनकी पत्नी का भाई है, यानी कि हार्दिक की पत्नी जो होगी, हार्दिक की पत्नी का भाई है। ये जो पुत्र है इसकी पत्नी का भाई है। तो फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है। तो ये हार्दिक की पत्नी का भाई है, ये पुत्र, तो ये हो गए इनके ससुर। और चूंकि ये भाई है फाल्गुनी का, ये भाई है उसका ससुर, तो ये ससुर की उसकी बहन से रिलेटेड हो जाएगी, ससुर की बहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ससुर की बहन। प्रश्न नंबर 47 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो यहाँ पे विकल्प दिया हुआ था 4125, अगला है 3025, फिर है 1225, फिर है 4225। तो इसमें असंगत या ऑड बताना है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। पहले ये देखेंगे, जो 3025 है ये 55 का स्क्वायर है, 1225 है ये 35 का स्क्वायर है, 4225 है ये 65 का स्क्वायर है, और ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसमें यही ऑड वर्ड हो जाएगा 4125, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, बाकी सब स्क्वायर्स हैं। अब प्रश्न नंबर 48 है, 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। तो 8:20 समय दिया हुआ है और इसका फार्मूला होता है 11/2 AM से यहाँ पे मिनट लिखते हैं = 30, फिर एच होता है, यहाँ पे घंटा लिखते हैं, फिर प्लस माइनस थीटा होता है। इसको पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 11/2 AM मिनट दिया हुआ है 20 =
30 है, आवर दिया हुआ है 8 × 8 और प्लस माइनस थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 210 बार ये हो जाएगा 110 बराबर ये हो जाएगा 240 प्लस माइनस थीटा। तो ये थीटा को अगर इधर करेंगे माइनस लेके, इधर थीटा प्लस हो जाएगा, ये जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर 240 माइनस 110। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 130 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। उस निष्कर्षों का चयन कीजिए तार्किक रूप से दिए कथन का अनुसरण करते हैं। कथन दिया हुआ है कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है। ये दरवाज़ा है तो कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, ये तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है। फिर लिखा है सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, ये है सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। निष्कर्ष दिया हुआ है कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है। कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है, तो ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इसके बाद है कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है। कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, यह भी निष्कर्ष नहीं पता चल रहा है, ये भी गलत है क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं दिया हुआ है। फिर लिखा है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो यहाँ से पता चल रहा है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो ये सही हो जाएगा। फिर लिखा है सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि सभी बिल्लियाँ नहीं कुत्ते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कथन अनुसरण कर रहा है? तो केवल 3, तो ये केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है यदि SCHEME को TDIFNE के रूप में कूटित किया जाता है तो WONDER के लिए क्या कूट है? तो इसको हम लोग जब हल करने का प्रयास करेंगे तो इसको देखेंगे, ये लिखा हुआ है स्कीम, फिर इसको लिखा जा रहा है TDIFNF में। इसको हम देखेंगे तो यस के बाद T यानी कि +1 ऐड हो गया है, C में +1 ऐड करेंगे तो D, H में +1 ऐड करेंगे तो I, E में +1 ऐड करेंगे तो F, M में +1 ऐड करेंगे तो N, E में +1 ऐड करेंगे तो F। उसी तरह WONDER को बना देंगे। W में 1 ऐड करेंगे X हो जाएगा, O में ऐड करेंगे 1 तो P हो जाएगा, ये N है 1 ऐड करेंगे तो O हो जाएगा, D में ऐड करेंगे 1 तो ये E हो जाएगा, E में 1 ऐड करेंगे तो ये F हो जाएगा, R में 1 ऐड करेंगे तो S हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा XPOEFS। XPOEFS इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 51 है निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? तो I2U2 में I से इंडिया है, फिर I से इजराइल है, और U से UAE है, और U से USA है। तो I2U2 में इंडिया, इजराइल, UAE, USA हैं। प्रश्न नंबर 52 है भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉसकॉम ने किस सरकारी एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की सरकारी एजेंसी के साथ साझेदारी की है। प्रश्न नंबर 53 है सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की। तो किसने? तो रूस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने। प्रश्न नंबर 54 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। प्रश्न नंबर 55 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोक प्रशासन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 56 है निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया था, रामपुर जिले के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 57 है निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो यूरेनियम खनन भंडार राजस्थान में पाए गए हैं। प्रश्न नंबर 58 है निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय गृह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? तो शहद परीक्षण प्रयोगशाला नागालैंड में शुरू की गई। प्रश्न नंबर 59 है
निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने शुरू की है। प्रश्न नंबर 60 है, वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे एस मनी द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो दो पड़ोसी द्वीप देश हैं भारत के, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो आइजोल केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। 64 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर गणेश मावलंकर थे। प्रश्न नंबर 65 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो सफ़ेद शहर उदयपुर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 67 है, संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो संगाई महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 68 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है। प्रश्न नंबर 70 है, हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो इसको प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि को ध्यान में रखते हुए ग्रीन अकाउंटिंग के अंतर्गत लेखांकन किया जाता है। अब निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न 71 से 75 के उत्तर देना है। तो अनुच्छेद लिखा गया है, पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वे ही राजनीति में आते थे। वे अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। आज़ादी की लड़ाई के समय तक लोगों के अंदर सच्चा देश प्रेम था। बहुत से लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में जुड़कर सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी, परिवार का सुख त्याग दिया था और यहाँ तक कि अपने प्राणों का मोह तक छोड़ दिया था। कितने ही सच्चे देशभक्त इस आज़ादी की नींव में समा गए और इतिहास में इनका नाम तक नहीं है। आज भी हमारे देश में अनगिनत नेता हैं जो अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये लोग तुरंत पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नेतागिरी का लोभ निसंदेह मनुष्य को पतित बनाता जा रहा है। सारा देश नेतृत्व के अभिलाषा का शिकार होता जा रहा है। भाषण, गर्जन, तिकड़म और छल के झूठे वायदों और धोखे की कस्मों से सारा सार्वजनिक वातावरण कोलाहलपूर्ण हो गया है। जहाँ देखो वहाँ ही नेताजी नजर आएंगे। लगता यह है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अब नेता बनना चाहता है, भले इसका कोई अनुगमन करने वाला न हो। देश की सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए ये अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझते। विदेश जाकर महंगा इलाज कराते हैं। सत्ता में आने के लिए लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, गर्जना की जाती है, तिकड़म और छल के झूठे वायदे और धोखे की कस्में खाई जाती हैं। दूसरी पार्टियों पर कीचड़ उछाला जाता है। केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसे राजनेता देश के युवकों को गलत दिशा दिखाते हैं, परंतु अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजते हैं। ये अच्छी तरह समझते हैं कि मुफ्त की चीज़ों के लालच में जनता उनको वोट दे ही देगी। ये कभी नहीं चाहेंगे कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। तो इसके आधार पर प्रश्न का आंसर करना है। तो प्रश्न नंबर 71 है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फ़ायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है, सबसे सही उत्तर, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वायदा करते हैं। प्रश्न नंबर 72 है, नेता क्यों नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तार्किक उत्तर कौन सा है? इसका उत्तर है, शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तार्किक उत्तर कौन सा है? इसका उत्तर है, आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। प्रश्न नंबर 74 है, ये नेता एन क्रेन प्रकारेण साम दान दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इसका उत्तर है, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। प्रश्न नंबर 75 है, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इसका उत्तर है, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। अब आगे है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 76 से 80 के उत्तर दीजिए।
तो अनुच्छेद दिया हुआ है, विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं, और इसके विपरीत निराशा और चिंता के विचार जीवन में दुर्घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी बात विश्वास करने की है। यदि हम स्वयं पर या अपने बनाने वाले पर सच्चा विश्वास करते हैं तो स्थिति अलग होगी, और यदि हम इस जीवन में नकारात्मक सोच भरते रहते हैं तो हमारा जीवन निराशा के अंधकार से भर जाएगा। क्या आपने कभी जीवन में घटने वाली घटनाओं और अपने अंदर की उस समय की मानसिक विचारात्मक स्थिति का अध्ययन किया है? यदि आप आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत हैं तो कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास हैं। इसके विपरीत निराशा, कुंठा, भय और संदेह के साथ लिए गए निर्णय सदैव गलत और सफलता के विपरीत होंगे। हमारे अंदर मनोवेग सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं और उन्हीं के कारण हमारी मानसिक स्थिति बदलती रहती है। कुछ मनोवेग जैसे क्रोध, शोक, चिरकालीन ईर्ष्या, गहरी चिंता, भय, निराशा आदि के भाव सदा घातक होते हैं और लंबे समय तक इनकी तीव्रता हमें शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से पंगु बना सकती है। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि भाव रचनात्मक होते हैं और लंबे समय तक इनके अभ्यास द्वारा निरोगता, समृद्धि और सफलता प्राप्त की जा सकती है। कई वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि की है। आज हम यदि इन विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। वेदों में परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आनो भद्रा क्रतओ यंतु विश्वतः, सभी दिशाओं से नेक विचार मेरी ओर आएँ। अब प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके आधार पर। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो इसका आंसर है, यहाँ पे देख सकते हैं रचनात्मक भावों की बात कर रहा है। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। इसके बाद है अगला, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो इसका भी यहीं पे दिया हुआ है। इसका आंसर है, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं तो हमारा जीवन निराशा से भर जाता है। प्रश्न नंबर 78 है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 79 है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो इसका आंसर है, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। प्रश्न नंबर 80 है, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? इसका आंसर है, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। अब प्रश्न 81 से 85 तक का आंसर के लिए, निम्न तालिका का एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषय में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। आंकड़ों को सावधानीपूर्वक पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये चार्ट दिया हुआ है जिसमें विषय का अधिकतम अंक दिया हुआ है और कौन कौन से विषय हैं वो दिया हुआ है और इधर छात्रों के नाम दिए हुए हैं। तो इसके आधार पर आने वाले प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसके लिए सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 81, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो सभी छात्रों के अंग्रेजी में औसत अंक पूछ रहा है। अंग्रेजी ये सब्जेक्ट दिया हुआ है और सभी छात्र के नाम इधर दिए हुए हैं, तो इनका औसत अंक पूछ रहा है और ये परसेंटेज में दिया हुआ है कि इंग्लिश में 50% अंकित पाया है ब्रजेश 85%, चिराग 70%, दिव्येश 65%, रेहान 90%, फारूक 80%, गौतम 80%। तो इसको परसेंटेज से अब अंक में बदलेंगे। तो अंक में बदलने के लिए क्या करेंगे, अंकित है पाया है, टोटल अंक है 120 अंग्रेजी का और अंकित पाया है 50%। तो इसको निकालने के लिए अंकित का अंग्रेजी में नंबर निकालेंगे तो इसका निकालने के लिए 120 का 50% निकाल देंगे। 120 का 50% तो 120 गुणे 50/100 कर देंगे, ये बराबर 60 आ जाएगा। इसी तरह ब्रजेश का निकालेंगे। ब्रजेश का जब करेंगे तो ये है 120 टोटल नंबर है, 120 गुणे 85/100 हो जाएगा, ये आ जाएगा 102। ब्रजेश के बाद चिराग है, चिराग का निकालेंगे 120 गुणे चिराग का है 70%, 70/100
इसको हल करेंगे तो ये 84 आ जाएगा। इसी तरह दिव्येश का है, दिव्येश का 65% है, तो दिव्येश का जब निकालेंगे 120 का 65%, 120 गुणे 65/100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 78 नंबर। दिव्येश के बाद यहाँ का है, इसी तरह यहाँ का निकालेंगे, यहाँ का 90% है, तो 120 का 90%, ये जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 108। यहाँ के बाद फारूक का निकालेंगे तो 120 का, फारूक का 80% है, 80/100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 96। इसके बाद गौतम का भी 80% है, तो इसका भी उतना ही आएगा, 120 का 80% बराबर 96। अब पूछा है कि सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं, तो औसत अंक निकालने के लिए सभी को अंक जोड़ देंगे। पहले 60 + 102 + 84 + 78 + 108 + 96 + 96, जब इन सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अपना 624, और टोटल 7 हैं तो औसत निकालने के लिए 7 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 89.142। तो ये पूछ रहा है लगभग में, तो ये लगभग आ जाएगा 89%, तो हमारा आंसर हो जाएगा 89। ये परसेंटेज नहीं है, ये मतलब एवरेज अंक आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 89। अब प्रश्न नंबर 82 देखेंगे। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो इसके लिए चार्ट को देखेंगे हम लोग। इसके लिए चार्ट को देखेंगे कि कौन कौन से 60% पाए हैं तो सभी विषयों में, तो इसके लिए सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग। तो आइए इसको देखते हैं। तो अंकित का सबसे पहले चेक करते हैं। तो अंकित का देख रहे हैं गणित में 35% है, तो ये हट जाएगा क्योंकि सब विषय में पूरे नहीं हो पाएंगे इसके। उसके बाद हम लोग ब्रजेश का देखते हैं। ब्रजेश का हिस्ट्री में तो 80% है, गणित में 65, अंग्रेजी में 85, जीव विज्ञान में 95, लेकिन हिंदी में 50% है, जो 60% से कम है, तो यह भी नहीं होगा। अब चिराग को देखते हैं। चिराग का इतिहास में 90, गणित में 60, अंग्रेजी में 70, जीव विज्ञान में भी 70, हिंदी में 90, कंप्यूटर में 70। तो हमारा पहला हो जाएगा चिराग, क्योंकि इसका सभी विषयों में 60% से अधिक है। उसके बाद अगला देखेंगे दिव्येश को। दिव्येश को जब चेक करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए 40% है हिंदी में, तो यह भी नहीं होगा। उसके बाद एहान को देखेंगे। एहान का ये गणित में 50% हो जा रहा है, तो यह भी 60% से कम है, तो यह भी नहीं होगा। उसके बाद फारूक को देखेंगे। फारूक का जीव विज्ञान में 40% है, तो यह भी कम हो जा रहा है 60% से, यह भी नहीं होगा। उसके बाद गौतम को देखेंगे। गौतम का इतिहास में 80, गणित में 65, अंग्रेजी में 80, जीव विज्ञान में 80, हिंदी में 60 और कंप्यूटर में 60। इसलिए गौतम का भी सभी विषयों में 60 है, उससे अधिक परसेंट है। तो ये हमारे 2 छात्र मिल गए जिनका 60% सभी विषयों में 60 या 60 से अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 छात्रों ने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है। तो अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। सभी 6 विषयों में यहाँ द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। तो यहाँ द्वारा प्राप्त कुल अंक पूछ रहा है सभी विषयों में, तो उसको लगाने के देखते हैं कैसे लगेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ सभी विषयों में पूछ रहा है उससे कितने अंक हैं। तो पहले निकालते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री का। इतिहास में जब यहाँ का नंबर निकालेंगे हम लोग, टोटल 150, वो पाया है 90%, तो 150 का 90% निकालेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 135। उसी तरह हिस्ट्री हो गया। उसके बाद मैथ का निकालेंगे। मैथ है टोटल 130, 130 में 50% आया है, तो 130 का 50%, ये आ जाएगा 65। उसके बाद इंग्लिश का है। इंग्लिश का 120 नंबर, वो लाया है 90%, तो 120 का 90%, 90/100, ये आ जाएगा 108। उसके बाद है जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो बायोलॉजी है 100 नंबर की, ये लाया है 60%, तो 100 का 60%, ये आ जाएगा 60। उसके बाद है हिंदी। हिंदी है
60 नंबर की और ये पाया है 70%। तो 60 × 70/100 बराबर हो जाएगा 42। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर है टोटल 40 नंबर का और ये पाया है 80%। तो 40 × 80/100 ये आ गया 32। अब पूछ रहा है कि यहाँ के सभी विषय में कुल कितने नंबर हैं। तो इसके लिए इन सबको जोड़ देंगे 135 + 65 + 108 + 60 + 42 + 32। जब इन सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 442। तो यहाँ के कुल कितने नंबर हो जाएंगे 442। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 442। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। तो पूछ रहा है किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। तो कुल प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सभी के प्रतिशत को जोड़ देंगे। जितने भी छात्र पाए हैं अलग अलग विषयों में प्रतिशत, उन सभी प्रतिशत को जब जोड़ देंगे तो जो सबसे कम रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे सभी का। जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का 65 + 80 + 90 + 70 + 90 + 100 + 80, इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 575। इसी तरह मैथ को जोड़ेंगे 35 + 65 + 60 + 75 + 50 + 80 + 65। तो इन सब इसको पूरा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 430। इसके बाद जोड़ेंगे इंग्लिश को 50 + 85 + 70 + 65 + 90 + 80 + 80, ये आ जाएगा हमारा 520 इंग्लिश का। इसी तरह बायोलॉजी का जोड़ देंगे 77 + 95 70 + 85 + 60 + 40 + 80, इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 507। इसके बाद हिंदी को ऐड कर देंगे 80 + 50 + 90 + 40 + 70 + 80 + 60, तो ये जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 470। और उसी तरह कंप्यूटर को ऐड कर देंगे 80 + 90 + 70 + 60 + 80 + 70 + 60, ये जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 510। तो इसमें देखेंगे कि सबसे न्यूनतम कौन सा है। तो सबसे न्यूनतम हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है 430। तो 430 सबसे न्यूनतम है मैथ का। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैथ्स। कुल प्रतिशत न्यूनतम है किसमें, मैथ्स में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85। ब्रजेश का कुल प्रतिशत कितना है। तो ब्रजेश का कुल प्रतिशत हमें निकालना है, कितना है। तो ब्रजेश का कुल प्रतिशत निकालने के लिए ब्रजेश द्वारा अलग अलग विषयों में जितना भी प्रतिशत पाया गया है उन सबको ऐड करके टोटल विषयों की संख्या से भाग दे देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ब्रजेश कुल प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसके लिए 80 + 65 + 85 + 95 + 50 + 90, इस टोटल को ऐड कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा 465। तो 465 उसके सभी विषयों के प्रतिशत हो गए। लेकिन अब प्रतिशत 100 में निकालते हैं, तो चूँकि ये प्रतिशत 100 में होता है सबका अलग अलग हर सब्जेक्ट का, उसी तरह ओवरऑल अब इनको 100 में निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल देंगे। तो इसका जब एवरेज निकाल देंगे तो ये टोटल सब्जेक्ट हैं 6, तो 465 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 77.5। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 77.5। तो यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेट में पूछा है, तो 77.5 को हम लोग लिख सकते हैं करीब 78, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 78। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 से 90। निम्न तालिका के सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें दिया हुआ है पूर्व के वर्षों में यक्स कंपनी द्वारा निर्मित 5 प्रकार की कारों ABCDE की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ये कारों के प्रकार हैं ABCD और ये वर्ष दिया हुआ है 16, 17, 18, 19, 20, उसमें अलग अलग ये उत्पादन दिए हुए हैं, कितना निर्मित की गई, किस वर्ष में कौन सी कार। तो इस पहले प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है।
तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 में जितने भी प्रकार की कारें हैं सबका अलग अलग प्रोडक्शन निकालेंगे कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे ए का। तो ए का प्रोडक्शन 2016 में 230, 2017 में 240, 2018 में 250, 2019 में 260, 2020 में 230 और 2021 में 255। तो टोटल अब ये ऐड कर देंगे 230 प्लस 240 प्लस 250 प्लस 260 प्लस 230 प्लस 255, ये आ जाएगा 1465। तो इस प्रकार से 2016 से 2021 में कंपनी ए की निर्मित कुल कारों की संख्या हो जाएगी, ये प्रकार की कारों का कुल उत्पादन हो जाएगा 1465। इसी प्रकार 2016 से 2021 में तक बी कारों का उत्पादन कुल निकालेंगे तो कितना आएगा। तो इसके लिए 200 प्लस 220 प्लस 215 प्लस 215 प्लस 135 प्लस 130 इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1115, 1115। इसी तरह सी का निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1285। अब इसके बाद डी का निकालेंगे तो सबको ऐड कर देंगे 130 प्लस 165 प्लस 230, 220, 120, 220 इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1085। अब इसी तरह ई का निकालने के लिए इन सबको ऐड कर देंगे 115, 212, 218, 125, 120, 130 इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 920। तो अब पूछ रहा है कि किस प्रकार की संख्या अधिकतम है। तो इसमें अधिकतम देखेंगे तो अधिकतम है 1465 और सब बाकी इससे कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1465। कार ए का उत्पादन सर्वाधिक हुआ, तो इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 87 है। वर्ष 2016 से 21 तक कार ए की उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी। तो 2016 से 21 तक है, तो 2016 में 230 है और 2021 में ये 255 है। अब देखेंगे इसमें वृद्धि कितने की है। 230 से 255 तो वृद्धि निकालेंगे तो 255 माइनस 230 हो जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो पूछ रहा है कि से 21 तक के उत्पादन कितने प्रतिशत की वृद्धि थी। तो वृद्धि हो रही है 25 की। कितने से वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि हो रही है 230 से, इससे तो 25/230 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा समथिंग 10.8695 बराबर 10.87। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 10.87%। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 88। पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई। पूछ रहा है किस प्रकार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई। तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं आंकड़े को, किसमें सतत वृद्धि दर्ज की गई है। सतत वृद्धि के लिए प्रत्येक वर्ष अगले वर्ष में जाने पर उसके उत्पादन में हमेशा वृद्धि हो, कमी ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार ए को, कि कार ए को 2016 में 230, 2017 में 240, 2018 में 250, 2019 में 260, 2020 में ये 230 हो जा रहा है, 260 से घट जा रहा है 230। जब ये कमी हो जा रही है तो यहाँ तक तो सतत चला, लेकिन 2020 में आके सतत नहीं रह पाया, तो ये हमारा नहीं हो पाएगा, कार्य नहीं होगी। इस तरह बी को चेक करेंगे, बी का 200 फिर 220 फिर 215, यहाँ पे कमी हो जा रही है तो ये भी नहीं होगा। अब कार सी को देखेंगे 125, 218, 228 फिर 212, इसमें भी कमी हो जा रही है तो ये भी नहीं होगा आंसर। उसके बाद डी को देखेंगे, इसमें 130 फिर 165 फिर 230 फिर 220, यहाँ पे इसमें कमी हो जा रही है तो इसमें भी सतत वृद्धि नहीं हो पा रही है। अब ई कार को देखेंगे 115, 212, 218, 125, इसमें भी कमी हो जा रही है तो सतत वृद्धि इसमें भी नहीं हो पा रही है। तो सतत वृद्धि किसी भी कार के उत्पादन में नहीं हुई है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, किसी में भी नहीं हुई थी। प्रश्न नंबर 89 है। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था। तो वर्ष 2016 में ई का उत्पादन कितना है। 2016 में ई का उत्पादन है 115 और ये 115 हो गया। 2019 में बी का, 2019 में बी का उत्पादन
2019 में बी का उत्पादन है 215, ये है 215। पूछ रहा है कि 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था। तो ई के 2016 में ई के उत्पादन से पूछ रहा है, तो 2016 में 115 था बट्टा इसके लगभग में पूछ रहा है, तो 2019 में कार बी के उत्पादन के लगभग में पूछ रहा है, तो कार बी का उत्पादन था 215, ये बट्टे में हो जाएगा इंटू 100, 115 बट्टा 215 गुणे 100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 53.4883, ये हो जाएगा 53.5%। इसका सही आंसर होगा 53.5%। इसके बाद है वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार्डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो इसके लिए 2018 में डी का उत्पादन देखेंगे कितना है, फिर 2021 में डी का उत्पादन देखेंगे कितना है। तो 2018 में डी का उत्पादन है 230, 2018 में डी का उत्पादन है 230 और 2021 में डी का उत्पादन है 220, यह है 220। पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कमी हो जा रही है 10 की। कितने से कमी हो रही है, 230 से, तो 10 बटा 230 गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 4.3478, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.3478। तो ये है, इसको जो और सरल में लिखेंगे तो 4.35 इसको लिख सकते हैं, 4.35%। तो ये आंसर हो जाएगा 4.35%। अगला प्रश्न है, प्रश्न 91 से 95 तक के लिए है। निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सबका संवर्धन लागत 5%, कागज लागत 30%, मुद्रा लागत 25%, जल्दसाजी लागत 15%, रॉयल्टी 20%, परिवहन लागत 5%। ये एक पाई चार्ट के रूप में दिया हुआ है। अब इसको आधार पे हमको आंसर करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की रकम, तो रॉयल्टी की रकम पूछ रहा है। अगर मुद्रण लागत इतना दे रहे हैं 20,600, तो मुद्रण लागत 25% है, तो मुद्रण लागत 25% है, यानी कि 25% बराबर 20,600। और है कि इन पुस्तकों की रॉयल्टी है 20%, तो 25% बराबर 20,600 है। तो इसकी रॉयल्टी जब निकालेंगे, रॉयल्टी यानी कि रॉयल्टी बराबर 20% है, तो 20% बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20,600 बट्टा 25 गुणे 20, 20,600 बट्टा 25 गुणे 20। जब इसको सॉल्व हम लोग कर देंगे तो ये आ जाएगा 16,480। तो इसका आंसर हो जाएगा 16,480। अब प्रश्न नंबर 92 है, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है। ये संवर्धन लागत जो है, ये देखिए संवर्धन लागत यहाँ पे दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये 5% इस पर खर्च हो रहा है, तो पूछ रहा है कि इसका केंद्रीय कोण, ये जो कोण बन रहा है ये कितने % है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पूरे केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये पूरा अगर इसको कर दें ऐसे, तो ये 360 डिग्री का कोण बनता है। और ये और यहाँ पे ये सब पूरा 100% है। ये पूरा जो खर्च दिया हुआ है ये 100% में है, यानी कि 100% बराबर 360 डिग्री हमें पता है। इससे 100% बराबर 360 डिग्री ये हमें पता है, क्योंकि ये 360 डिग्री है और सब ये सब जो लागत दी हुई है सब मिला के 100% है। तो अब इसके बाद हमको पता है कि संवर्धन लागत 5% दिया हुआ है, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर जब 360 डिग्री कोण है तो 5% बराबर कितना कोण होगा,
360/100 गुणे 5। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा, ये काट देते हैं, 20 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 18 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 डिग्री। प्रश्न नंबर 93 है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज़ की लागत। चलिए इसको देखते हैं कैसे लगेगा। हाँ, तो प्रश्न है, एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं कि पुस्तक की लागत मूल्य से 120 रुपये अंकित किया जाता है। अगर लागत मूल्य 100% है तो अब इसका जो अंकित मूल्य किया जा रहा है वो हो जा रहा है अंकित मूल्य 120%। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये अंकित किया, यानी कि 120% बराबर 160 रुपये किया गया, तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज़ की लागत क्या है? तो कागज़ की लागत है 30%। कागज़ की लागत है 30%, तो 30% का मान हमें निकालना है। हमें पता चला 120% बराबर 160, तो 30% बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 160/120 गुणे 30। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 3 से 4, ये 4 चौका 16, ये आ जाएगा बराबर 40 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40। प्रश्न नंबर 94 हम देखेंगे, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके? इसको लगाने के लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि 5200 प्रतियों का लागत है 80,500। 5200 प्रतियों की लागत बराबर 80,500 ये है। तो एक प्रति की लागत हम लोग निकालेंगे, एक प्रति की लागत तो 80,500 बट्टा 5200, ये बराबर आ जाएगा 15.4807। तो एक प्रति की लागत हमें पता चल गई कि 15.4807 है। तो और यहाँ पे हमारे चार्ट में दिया गया प्रति परिवहन लागत 5% लग रही है एक प्रति को छापने में। एक प्रति के लिए परिवहन लागत 5% है, तब एक प्रति की ये मूल्य निकला है हमारा 15.4807 और एक प्रति का 5% का लागत लग रही है, तो 5% बराबर हो जा रहा है 15.4807। तो यहाँ पे हमें प्रश्न पूछ रहा है कि लाभ कमाना है उसे 25%। उसका टोटल लागत अगर 100% है तो लाभ कमा रहा है 25%, तो उसका अंकित मूल्य हो जाएगा टोटल 125%, यानी कि 125 रुपये में, मतलब 125% के लाभ में बेचना पड़ेगा उसे 125% पे हिसाब से। जब हमें 5% बराबर 15.4807 पता है तो इसके बाद हमें 125% निकालना है ताकि उसे 25% का लाभ भी हो। तो 125% बराबर जब निकालेंगे तो 125% बराबर हो जाएगा 15.4807 बट्टा 5 गुणे 125। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 387.0175। और इसको ये 7 है, ये पीछे का 2 हटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको अगर हटा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 387.02। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 387.02। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? तो पुस्तक की रॉयल्टी है 20%,
पुस्तक की रॉयल्टी 20% और मुद्रण लागत 25%। पुस्तक की रॉयल्टी 20% है, ये मुद्रण लागत 25%। तो पूछ रहा है कि पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है, तो ये 5%। तो इसके मान में ये 25 है, ये 20 है। अगर ये 20 रुपये है तो इसका दाम 25 रुपये है। तो कमी कितने की है? 5 की। कितने से कमी है? मुद्रण लागत से पूछ रहा है, तो मुद्रण लागत बट्टा में हो जाएगा 5/25 इंटू 100। ये काट देंगे तो ये 4 5 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। 20% इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला है प्रश्न 96 से 100 तक के लिए। निम्न रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। ये 0.6, 0.8, 0.3, 1.2, 1.5, 0.9, 1.6 ये सभी आयात और निर्यात का अनुपात बता रहे हैं। ये अलग अलग वर्षों के लिए 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7 अलग अलग वर्षों के लिए इस आधार पर अगला आने वाले प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 96 है, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? और ये आयात निर्यात का अनुपात दिया हुआ है। तो 2004 में देखेंगे कि आयात और निर्यात का अनुपात 2004 में आयात निर्यात का अनुपात 1.2 है। तो आयात बट्टा निर्यात बराबर 1.2। और यहाँ पे हमें दे दिया है कि आयात 240 करोड़ है, तो ये हो जाएगा 240 बट्टा निर्यात बराबर 1.2। तो निर्यात जब यहाँ से निकालेंगे तो निर्यात बराबर हो जाएगा 240 बट्टा 1.2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200। तो 200 करोड़ का निर्यात हो गया। अब दे रहा है कि 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ है। तो 4 का हमें निर्यात पता चल गया 200 करोड़। तो 2004 प्लस 2005 का निर्यात दे रहा है 500 करोड़। 2004 का हमें पता चला 200 करोड़। ये 2005 का हमें निकालना है वर्ष बराबर 500। तो 2005 का जब निकालेंगे तो 500 में से 200 माइनस हो जाएगा 300 करोड़। तो 2005 का निर्यात हो गया 300 करोड़। अब कह रहा है कि तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? तो 2005 में आयात निर्यात का अनुपात है 1.5। 2005 में आयात निर्यात का अनुपात आयात बट्टा निर्यात बराबर 1.5 है। ये 2005 के लिए। 2005 के लिए हमें आयात पूछा है, निर्यात हम लोगों ने निकाला यहाँ पे 300 करोड़। तो आयात बट्टा 300 करोड़ इंटू 1.5। तो आयात यहाँ से हो जाएगा 300 गुणे 1.5, यानी कि ये आ जाएगा जब इसको हल करेंगे तो 450 करोड़ का आयात हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 450 करोड़। अब प्रश्न नंबर 97 है, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम आनुपातिक थे? यानी कि आयात और निर्यात का अनुपात जो है वो सबसे कम था किस वर्ष? तो किस वर्ष सबसे कम था, इसको चार्ट को हम लोग देखेंगे किस वर्ष सबसे कम था। तो सब ये 0.6 है, 0.8, 0.3, 1.2, 1.5, 0.9, 1.6। तो इसमें सबसे कम जो अनुपात है यह है 0.3। तो ये किस वर्ष में है? 2003 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2003 में अल्पतम अनुपात था आयात और निर्यात का। प्रश्न नंबर 98 है, वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तो चूँकि ये जो सभी डाटा दिए हुए हैं वो अनुपात में दिए हुए हैं, तो अनुपात जब दिया हुआ है तो हम लोग उसमें से कितनी कमी, कितनी वृद्धि, कितना आयात, कितना निर्यात हो रहा है, इसकी मात्रा तो हम पता नहीं कर सकते। इसी कारण इस प्रश्न को नहीं लगाया जा सकता है। तो इसको कह सकते हैं कि इसमें डेटा अपर्याप्त है, डेटा इनएडिक्वेट है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। अब प्रश्न नंबर 99 है, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था
तो 2002 में कंपनी से निर्यात था, तो आयात बटा निर्यात दिया हुआ है हमें ग्राफ में, आयात बटा निर्यात बराबर, ये 2002 के लिए पूछ रहा है, 2002 के लिए दिया हुआ है, तो 2002 में देखेंगे कितना है आयात बटा निर्यात। ये है 2002 में आयात बटा निर्यात है 0.8, यहाँ पे ये है 0.8 2002 में आयात बटा निर्यात बराबर 0.8। अब आयात हमें दे दिया है 260 करोड़, तो 260 बटा निर्यात यहाँ पे हो जाएगा बराबर 0.8, या निर्यात बराबर जब निकालेंगे 260 बटा 0.8, इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 325, तो इसका आंसर हो जाएगा 325 करोड़। अब प्रश्न नंबर 100 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 100 को देखेंगे, कहा है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। लिखा है निर्यात इज ग्रेटर देन आयात, और ये अनुपात हमें दिया हुआ है आयात और निर्यात का, आयात और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है। तो चूंकि अगर आयात की मात्रा अधिक रहेगी और निर्यात कम रहेगा तो ये वैल्यू हमेशा 1 पॉइंट समथिंग में आएगी, यानी कि 1 प्लस में आएगी। और यदि आयात बटा निर्यात में अगर निर्यात अधिक है और आयात कम है तो ये वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग में आएगी, या 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी या 0 पॉइंट में आएगी। तो पूछ रहा है कि निर्यात आयात से अधिक था, यानी कि निर्यात को अधिक पूछ रहा है, तो निर्यात जब अधिक होगा तो उसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में आएगी या फिर 1 से कम आएगी। तो चार्ट में हम लोग देखते हैं कितने वर्षों में जो वैल्यू है 0 पॉइंट में या 1 से कम है। तो इसको देखने के लिए हम चेक करते हैं, पहला है 0.6, दूसरा है 0.8, 0.3, फिर है 1.2, 1.5, 0.9, 1.6। तो हम लोग देखेंगे 0 पॉइंट में कितने हैं। तो 0 पॉइंट में 2001 में है, 0.8 2002 में है, 0.3 2003 में है और 0.9 2006 में है। तो इन वर्षों में जो 0 पॉइंट में है उसमें निर्यात अधिक था, इसलिए इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में आई है या 1 से कम आई है। ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 वर्षों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो आज का ये पेपर एनालिसिस यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।